हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम 2026 में आ गए हैं और कंप्लीट 2025 के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन परीक्षा मंथन लक्ष्य 1 सीरीज 2026 आ गया है। आपको पता होगा कि परीक्षा मंथन का जो ये लक्ष्य सीरीज होता है 4 सीरीज में ये आता है, लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3 और लक्ष्य 4। तो लक्ष्य 1 जो होता है प्रीवियस ईयर का कंप्लीट कंपाइलेशन होता है। तो ये 2026 वाला एडिशन आ चुका है और इसमें कंप्लीट 2025 का कंपाइलेशन है, जिसमें कि राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, सारे सेक्शंस बहुत डिटेल में है और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षा मंथन के इस बुक का हम यहां से राष्ट्रीय परिदृश्य, नेशनल जो सर्कमस्टांसेस, नेशनल करंट अफेयर से पहले उसको देखेंगे। ये 2 पार्ट में हमारा कवर होगा। हमारा ये पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका पीडीएफ आपको परीक्षा हॉल 24/7 के टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन दोनों जगह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य का जो पहला टॉपिक है उसको देखते हैं, लेबर कोड्स यानी कि श्रम संहिता 2025। इसके बारे में क्या है कि देखिए, भारत सरकार ने पुराने 29 श्रम कानूनों को, लेबर लॉज को, लेबर कोड्स को हटाकर उनके जगह पर 4 नए श्रम संहिताएं लागू कर दी है। और ये लागू कब से हुई? तो 21 नवंबर 2025 से 29 पुराने श्रम कानूनों को हटाकर 4 नए श्रम कानून जो है लागू कर दिए गए हैं 21 नवंबर 2025 से। और ये जो 4 न्यू लेबर कोड्स है, 4 नए जो श्रम संहिता है, ये कौन कौन से कंपाइल किया गया है 29 पुराने श्रम कानूनों के जगह पर। तो सबसे पहला आप देखिए, पहला है कोड्स ऑन वेजेस, इसे वेतन संहिता या फिर मजदूरी संहिता भी कहा जाता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड यानी कि औद्योगिक संबंध संहिता। तीसरा सोशल सिक्योरिटी कोड, सामाजिक सुरक्षा संहिता। और चौथा है व्यवसायिक सुरक्षा और व्यवसाय संहिता। तो इसको लेकर के जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले मजदूरी संहिता में कहा गया कि हर एक लेबर को, हर एक कामकाज करने वाले को, श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी का स्पष्ट प्रावधान का इसमें किया गया है। और दूसरा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना ही चाहिए। तो इस तरह से इसमें है। दूसरा, अगर बात करें औद्योगिक संबंध संहिता में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो एक तो हड़ताल और जो यूनियन होते हैं उनके नियम नए सिरे से लाए गए हैं। और इसमें विवाद जो होता है यूनियन के बीच में, कंपनी, इंडस्ट्री मालिक के बीच में, तो ये जो विवाद के समाधान की प्रक्रिया है इसको आसान बनाते हुए सारे नियम कानून को इसमें चेंज किया गया। अगर बात करें तीसरा, जो कि हमने अभी देखा था, सामाजिक सुरक्षा, तो सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी कोड के हिसाब से कि किस प्रकार से ईपीएफओ, ईएसआईसी, पेंशन, अप्रत्यक्ष वर्कर्स की सुरक्षा कैसे की जाए, उनका वेतन कैसे मुहैया कराया जाए, या फिर अगर वो अगर सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उनको कैसे सोशली एक सिक्योरिटी दिया जाए, इकोनॉमिकली सिक्योरिटी दिया जाए, तो उसको लेकर के प्रावधान यहां पर किया गया। और चौथा है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य के मानक तय किए जाएंगे और पर्यवेक्षण डिजिटल किया जाएगा। तो ये सब जो है यहां पर आप देख सकते होंगे 4 नए श्रम संहिता 2025 जो लाया गया 21 नवंबर 2025 से। तो इसको लेकर के ये बातें हैं। अगर बात करें कि ये जो 29 पुराने श्रम कानूनों को हटा करके 4 नए श्रम कानून बनाए गए और उसमें सबको क्या किया गया है, कंपाइल कर दिया गया है, कलेक्ट कर दिया गया है। तो अगर बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को सुरक्षा, उनकी गरिमा और उनको कल्याण प्रदान करना, व्यवसाय को सुगम बनाना, पुराने कानूनों की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करना और इन सब को अनुपालन करने को आसान बनाना। तो ये सब है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न्यूज है, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण बहुत चर्चा में रहा है और एग्जाम में ये सवाल यहां से बनेगा है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट SIR लगातार आप लोग सुन रहे होंगे। तो इसको लेकर के जो भी न्यूज है उसको लेकर चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो SIR है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा घर घर जाकर मतदाता के सत्यापन की एक तरह से एक प्रक्रिया है, जिसमें कि मतदाता सूची को पूरी तरह से एरर फ्री, शुद्ध,
त्रुटि रहित विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार करने का उद्देश्य है। इस SIR के माध्यम से एक्यूरेट एरर फ्री इलेक्टोरल रोल जो है तैयार करने का जिम्मा, मतदाता सूची बनाने का जिम्मा, शुद्ध त्रुटि रहित एरर फ्री मतदाता सूची वोटर लिस्ट वोटर्स का जो है जिम्मा SIR के द्वारा ECI ने किया है। तो ये है। अगर बात करें SIR के बारे में तो इसका प्रारंभ ये कब हुआ, 4 नवंबर 2025 को, और इसकी अंतिम सूची कब आएगी तो 7 फरवरी 2026 को। और इसमें जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन किए जा सकते थे वो 1 जनवरी 2026 तक किए जा सकते थे। अगर बात करें अभी SIR में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के यहां पर यह SIR चलाया जा रहा है। लगभग 51 करोड़ मतदाता को इसमें शामिल किया जाएगा SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, और उसके बाद वोटर्स का जो है एक फाइनल लिस्ट तैयार किया जाता है। अगर बात करें बिहार में तो अभी आपने देखा बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, उसके पहले यहां पर SIR का बहुत जोर था, न्यूज था, आपने सुना होगा। तो 30 सितंबर 2025 को आपको बता दें कि 30 सितंबर 2025 को बिहार में 7.42 करोड़, लगभग 7.5 करोड़ मतदाता रजिस्टर हुए, पंजीकृत हुए वोटर्स। लेकिन जब फाइनल लिस्ट तैयार हुआ तो उसमें 65 लाख नाम हटे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे SIR के द्वारा जो फाइनल लिस्ट हुआ उसमें 65 लाख नाम हटे, लेकिन ऐड भी हुआ है, ये भी याद रख लीजिएगा, 21.53 लाख नए वोटर्स जो है इस SIR के माध्यम से ऐड हुए हैं। अच्छा, ये जो वोटर्स को हटाने की का रीजन क्या है, कारण क्या है, तो कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो कि मृत हो गए हैं लेकिन उसके नाम पर अभी भी वोट दिया जा रहा है, स्थानांतरित हो गए एक जगह से दूसरी जगह फिर भी है, या फिर कोई ऐसा हो जो डुप्लीकेट वोटर्स है, या कोई एलिजिबल ही नहीं है फिर भी वोटर लिस्ट में उसका नाम है। तो इन सबको अच्छे से फिल्टर करके हटाने का काम SIR के द्वारा किया जा रहा है। अगर बात करें इसके संवैधानिक आधार की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की, तो आर्टिकल 324 ये चुनाव आयोग को ये अधिकार देता है कि आप मतदाता सूची तैयार कर सकते हैं, और चुनाव संचालन की पूरी शक्ति चुनाव आयोग को दिया गया है आर्टिकल 324 के माध्यम से भारतीय संविधान के। वहीं पर आर्टिकल 326 कहता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि सार्वभौमिक जो वयस्क मतदाता हैं उसका इसमें व्याख्यान है 18+ का प्रत्येक नागरिक वोट कर सकता है, बल्कि लेकिन वो मानसिक स्वस्थ हो, अपराधी ना हो, या फिर भ्रष्ट आचरण का दोषी ना हो। अगर बात करें इसके कानूनी आधार की, तो कानूनी आधार क्या है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के धारा 21 के तहत चुनाव आयोग को विशेष पुनरीक्षण का अधिकार दिया है कि ECI को कभी भी स्पेशल रिवीजन किया जा सकता है, वोटर्स का जो लिस्ट है उसको फाइनल किया जा सकता है, उसमें सुपरवाइज किया जा सकता है, सब कुछ ये अधिकार दिया गया है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के धारा 21 के तहत। वहीं पर इसे संवैधानिक आधार भी है कि SIR या इस तरह से चुनाव आयोग वोटर्स के को लेकर के लगातार उसमें छटनी फिल्टर लगा सकता है। कुछ वोटर्स जो ऐसे हैं जिनको हटाने की आवश्यकता है उसको हटा सकता है, ऐड कर सकता है, तो ये सब जो है चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया है, तो ये चल रहा है। अब इस SIR में शामिल जो राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, तो यूपी, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप, वहीं पर लक्षद्वीप, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब। लेकिन महाराष्ट्र, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महाराष्ट्र और केरल को इससे बाहर रखा गया है SIR से। क्यों? क्योंकि देखिए 7 फरवरी 2026 तक फाइनल रिजल्ट आएगा SIR का, लेकिन महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश का ये निर्देश है कि स्थानीय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराना अनिवार्य है। तो अगर वो अनिवार्य है तो जो भी लिस्ट अभी वोटर का है उसी वोटर्स के द्वारा ये चुनाव कराया जाएगा। तो अभी SIR के इस वाले फेज से महाराष्ट्र को बाहर किया गया है, वहीं पर केरल को भी इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि वहां पर जो लोकल इलेक्शंस हैं, जो स्थानीय चुनाव है, अभी उस पर चर्चा ही चल रहा है, वहां कोई भी नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी नहीं हुआ है।
इसी कारण से महाराष्ट्र और केरल को इससे बाहर रखा गया है। लेकिन ऐसे राज्य जो जिसमें ये 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, तो पूरा एसआईआर है। बिहार के बारे में भी हमने देख लिया, तो ये सब एक बार देख लीजिएगा। अब हम अगले न्यूज पर चलते हैं। महाराष्ट्र स्टारलिंक सेवा समझौता, जो कि डिजिटल समावेशन के रूप में इसको देखा जा सकता है। देखिए, महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना, जिसमें देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसके सारे सरकारी संस्थान या फिर ग्रामीण इलाके हो वो उपग्रह आधारित यानी कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा का उपयोग करेगा। अब ये महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा क्या किया जो पहला राज्य बन गया? तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट, ये स्टारलिंक क्या है? तो स्टारलिंक जो है एक सैटेलाइट बेस्ड उपग्रह आधारित एक ब्रॉडबैंड सर्विस है। और ये जो स्टारलिंक है वो स्पेस एक्स यानी कि एलन मस्क की कंपनी के द्वारा संचालित एक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस है, जिसके द्वारा बहुत हाई स्पीड का इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कराएगा एलन मस्क की इसकी कंपनी स्पेसएक्स के स्टारलिंक के द्वारा। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस है, ये स्टारलिंक के माध्यम से ये सैटेलाइट पृथ्वी से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये कार्य करेगा ये सैटेलाइट। और चूंकि बहुत कम दूरी पर ये काम करेगा, इस कारण से इसका डेटा ट्रांसमिशन वेरी फास्ट है, बहुत ज्यादा। आपको पता है नॉर्मल उपग्रह जो है जैसे कि जियो स्टेशनरी उपग्रह लगभग पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वहीं कुछ पोलर ऑर्बिट्स आप जानते हैं तो पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर या उससे ज्यादा, लेकिन ये 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह कार्य करेगा। तो कम दूरी होने के कारण डेटा ट्रांसमिशन का जो है ज्यादा तेजी से कर पाएगा। तो महाराष्ट्र स्टारलिंक के साथ समझौता करके देश का पहला राज्य बना है उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को बहाल करने के लिए। अगला देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात करें तो यहां पर बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में हुआ, 2 चरणों में हुआ। पहला जो चरण का चुनाव हुआ वो 6 नवंबर 2025 को और दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर 2025, 2 चरण में चुनाव हुआ। और इसको मतदाता जो काउंटिंग है, मतदान काउंटिंग जो है वो 14 नवंबर 2025 को हुआ था। ये बात आपको पता है। बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीट है और किसी भी पार्टी को बहुमत लाने के लिए 122 सीटें जीतकर लानी होती हैं। तो अगर बात करें इसके रिजल्ट की तो यहां पर आपको पता है एनडीए या नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें बीजेपी, जेडीयू और भी बहुत सारे छोटे छोटे घटक दल हैं जिसने टोटल मिलाकर इस एनडीए को भारी बहुमत 202 सीट इसने जीता है, जिसमें बीजेपी को 89 सीट्स मिला, जेडीयू को 85, वहीं पर उसके कुछ छोटे घटक दल जिसमें एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी को 19 और अन्य जैसे हम पार्टी है उसको 5, अन्य पार्टियों को 4 सीट मिला। टोटल मिलाकर 202 सीट्स पर भारी बहुमत इसको मिला है और बिहार में एनडीए की सरकार बनी। वहीं पर अगर बात करें महागठबंधन की तो इसको टोटल केवल 35 सीट ही प्राप्त हुआ और इन 35 सीटों में आरजेडी को 25 सीट प्राप्त हुआ और कांग्रेस मात्र 6 सीट्स पर सिमट कर रह गई। और अगर अन्य की चर्चा करें तो इसमें एआईएमआईएम जो कि आपको पता है बहुत इसने एक तरह से कहिए तो 5 सीट लाकर इसने अपनी मजबूती जो है पेश की है यहाँ पर। वहीं बीएसपी ने 1 सीट यहाँ पर जो है लिया था। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात है। अब हम आगे देखते हैं डीजीसीए इंडिगो अपडेट क्या है, आखिर ये इंडिगो का क्या मामला है। आपको पता होगा दिसंबर 2025 में लगातार आपने सुना होगा कि इंडिगो के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में इसकी उड़ानें रद्द हुई, हजारों लाखों यात्री इससे परेशान हुए, प्रभावित हुए। आपने देखा होगा लगातार आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह और सोशल मीडिया पर यह छाया हुआ था कि एयरपोर्ट्स जो हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स जो हैं वो लगेगा जैसे कोई रैन बसेरा हो, उस तरह से वहां पर यात्री परेशान थे। और सबसे बड़ा जो है मतलब भयावह स्थिति 5 दिसंबर 2025 को हुआ कि इंडिगो के द्वारा 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई, जिसमें कि लाखों हजारों यात्री प्रभावित हुए, जिसमें कि डीजीसीए ने एक्शन लिया कि इंडिगो को नाइट फ्लाइंग से अस्थायी रूप से छूट दे दी गई और छूट की अवधि जो है 10 फरवरी 2026 तक है। देखिए इसमें क्या है
कि डीजीसीए ने एक FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन लाया था, जिसमें कि 1 नवंबर 2025 से लागू था, जिसमें पायलट्स को साप्ताहिक अनिवार्य विश्राम 48 घंटों तक का दिया गया था। देखिए, अगर पायलट्स जो हैं, जो फ्लाइट चलाते हैं, एरोप्लेन्स चला रहे होते हैं, एयरक्राफ्ट चला रहे होते हैं, अगर उनको रेस्ट ना दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं उससे गड़बड़ी हो जाएगी, फ्लाइट में एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसको लेकर के साप्ताहिक हर सप्ताह लगभग 2 दिनों का उन्हें रेस्ट करने का दिया गया। तो वहीं पर नाइट लैंडिंग जो है पहले जो है 6 बार करने का था, लेकिन उसको घटा करके हफ्ते में केवल एक पायलट नाइट लैंडिंग 2 बार ही कर सकते। तो ये सब नियम बनाया गया था। उसके अलावा अगर बात करें कि ये जो उड़ानें जो रद्द हो रही थी उनका क्या समस्या था, तो इंडिगो ने इसको माना भी कि जो उनके पास जो पायलट हैं उनकी आवश्यक संख्या क्या वो सही अनुमान नहीं लगा पाए, उनके प्लानिंग में थोड़ी सी कमी रह गई। इन सबको लेकर के उड़ानें रद्द करनी पड़ी। और जब उन्होंने देखा कि हमारे पास पायलट्स की कमी है, हमारे पास क्रू मेंबर्स की कमी, हमारे पास एम्प्लॉइज की कमी है, तब जाकर के उन्हें लगा कि अब हम हायरिंग करेंगे वगैरह। बहुत बड़ी बात हुई थी, लेकिन ये बात आपको पता होगा। अच्छा, डीजीसीए क्या है? तो डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एक ऐसी संस्था, नागरिक उड्डयन नियामक संस्था, एक बॉडी जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाला एक संस्था है डीजीसीए, जिसका काम होता है विमानन सुरक्षा, एयरक्राफ्ट का सेफ्टी सिक्योरिटी और ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप नियम कानून बनाना, एयरलाइंस का सुपरवाइज करना, ये काम होता है डीजीसीए का। तो ये बात आपको पता है। डीजीसीए की स्थापना 1927 में हुई थी। 2020 में इसको एक वैधानिक निकाय का, स्टैट्यूटरी निकाय का, बॉडी का दर्जा दिया गया। और किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? तो एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 के द्वारा। तो ये बात याद रखिएगा। अगला है ध्रुव। ये ध्रुव क्या है? तो देखिए, ध्रुव का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ध्रुव जो है डाक विभाग का एक पहल है, डाक विभाग का एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्ड एक सुरक्षित डिजिटल एड्रेस है। ध्रुव का मतलब आप समझ सकते हो, डिजिटल पता, भौतिक पते का डिजिटल स्वरूप, डिजिटल ऑप्शन। मतलब पहले होता जैसे कि हम लोगों का अपना एक मोबाइल नंबर होता है, हम लोगों का आधार नंबर होता है, हमारा एक फोन पे आईडी होता है, यूजर आईडी होता है, उसी प्रकार से हमारे लोकेशन का एक डिजिटल एड्रेस अब यहां पर लाया जाएगा, जो कि डाक विभाग के द्वारा यह पहल लाई गई है। और इससे हम लोग और डिजिटाइज होंगे और डिजिटल होंगे। तो यह चीज है डाक विभाग की पहल, जिसके द्वारा अब भौतिक जो पते हम लोग देते थे उसका डिजिटाइज किया गया है, डिजिटल एड्रेस इसको संशोधित किया गया है, डिजिटल पता लिया गया है। तो ये जो डाक विभाग की एक पहल है, ध्रुव के माध्यम से डाक अधिनियम 2023 में संशोधन करते हुए। और ये जो ध्रुव है ये किस पर आधारित है? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डीपीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए पब्लिक का मतलब सरकार के द्वारा बनाया गया एक डिजिटल एड्रेस, डीपीआई पर आधारित है। ये लोकेशन इंडिपेंडेंट है, मतलब जिस प्रकार से लोकेशन वगैरह आप देते हैं, लगातार लिखते हैं कि फलाना के बगल में, ढिमकाना के बगल में, ऐसा नहीं। आपके एड्रेस का एक डिजिटल कोड होगा, उस कोड को आप डालते ही वो कोई भी वस्तु आप तक पहुंच जाएगा। डिजिटल सेवाएं आसान हो जाएंगी, डिलीवरी आसान हो जाएंगी इस डिजिटल एड्रेस के माध्यम से। तो ये ध्रुव याद रखिएगा, डाक विभाग की पहल है और ये डाक अधिनियम 2023 में संशोधन करके लाया गया था। अगला जो न्यूज है वो भारत में घटती गरीबी। देखिए यहां पर परीक्षा मंथन को कंप्लीट कंपाइल करेंगे, बिल्कुल समराइज करके आपके सामने देंगे, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन चाहे एईडीओ हो, चाहे बिहार दारोगा हो, या कोई भी एग्जामिनेशन भारतवर्ष में, यहां जो कि परीक्षा मंथन का बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरा 2026 का जो लक्ष्य 1 आया है, 2025 इसमें पूरा कंपाइलर पूरा कंप्लीट करने के बाद ये हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह मिल जाएगा। मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्द आऊंगा, मैं नहीं आ पा रहा हूं, कुछ कमी हमारे पास है स्टूडियो की, स्टूडियो में कोई प्रॉब्लम है या स्टूडियो में कोई इक्विपमेंट्स जो है वो जैसे ही हमारे पास 1 से 2 दिन 4 दिन जो भी लग रहा है वो करके मैं आपके सामने आऊंगा, तब जाकर के पढ़ाऊंगा। अभी सामने नहीं आ पा रहा हूं, इसीलिए इस तरह से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको वीडियो मिल रहा है, लेकिन जैसे ही सामने आऊंगा तो वहां पर भी हो जाएगा। चलिए अगर बात करें और एप्लीकेशन पर क्लासेस या फिर यूट्यूब पर कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उसको लेकर के आपसे ज्यादा परेशान हम हैं।
तो इसीलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और आपको बता दें, एक तरह से जैसे तो अनाउंस करेंगे ही, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 15 जनवरी से आप लोगों के एप्लीकेशन पर स्टार्टेड क्लासेस सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और उसके पहले यूट्यूब पर मैं आ जाऊंगा जैसे ही हमारा स्टूडियो कंप्लीट होगा। चलिए, अप्रैल भारत में घटती गरीबी की अगर बात करें तो इसको लेकर के क्या डेटा है। देखिए, अप्रैल 2025 में वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया जिसमें कि उसने कहा इंडिया में लगातार बीपीएल की संख्या घट रही है। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोगों की संख्या लगातार इसमें भारी कमी देखने को मिल रही है। वहीं पर सितंबर 2025 में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बुलेटिन रिपोर्ट आया जिसमें उन्होंने कहा, एक रिपोर्ट दिया किस समिति के द्वारा, तो सी रंगराजन समिति के द्वारा एक आरबीआई की बुलेटिन रिपोर्ट जारी होती है जिसमें कहा कि भारत में गरीबी जो है 2011-12 से 2022-23 के बीच में अगर देखा जाए, एक इसमें रिपोर्ट एक बनाया गया, सर्वे किया गया, उसके बाद देखा गया कि गरीबी के स्तर में, पावर्टी लेवल में बहुत ज्यादा भारी कमी की देखने को मिली है। तो इसमें बिहार का क्या प्रदर्शन रहा है, इसको लेकर के अगर देखें तो बिहार का प्रदर्शन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है, उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा है। कैसे, तो देखिए, बिहार का जो गरीबी 2011-12 में 40.1% था, वो 2022-23 में 5.9% पर पहुंच गया, जो कि रिमार्केबल है। 85.3% की कमी बिहार में गरीबी में देखी गई है। ये रिपोर्ट्स कहता है आरबीआई का बुलेटिन रिपोर्ट, जो कि सितंबर 2025 में जारी हुआ था। और कौन से कमेटी ने तैयार किया, तो सी रंगराजन समिति ने। वहीं पर शहरी बिहार की अगर बात करें तो यहां पर जो गरीबी थी 2011-12 में 50.8% थी, जो घटकर 9.1% हो गई है। और ये जो कमी है परसेंटेज में 82.1% की कमी है। वहीं पर अगर बिहार की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा से बेहतर प्रदर्शन रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी 38.1% थी, जो घट करके 5.7% रह गई है। 85% की यहां पर घटोतरी जो है देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार में 85.3%। तो इसीलिए बिहार का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, रिमार्केबल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। शहरी क्षेत्र में जो गरीबी थी वो 45.7% थी, जो घट करके 9.9%। और परसेंटेज में बात करें तो 78% की कमी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में पावर्टी लाइन इनकम की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 890 रुपया था, जो बढ़कर 1622 रुपया हो गया 2022-23 में। वहीं शहरी क्षेत्र में जो आय सीमा इनकम थी पावर्टी लाइन के नीचे 1330 रुपया था, और जो कि बढ़कर के 2429 रुपया हो गया। आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा गरीबी में जो है कमी देखने को मिली 90.6%, जबकि बिहार में हमने कितना देखा था, तो बिहार में हमने देखा 85.3%। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो गरीबी में कमी आई है वो आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें उड़ीसा और मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी जो कम देखने को मिली है लगातार 82% उड़ीसा में, और मध्य प्रदेश में 78.8% ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम देखने को मिली है। वहीं पर महाराष्ट्र में जो कमी है प्रतिशत में कम आई है, कम इसीलिए आई है क्योंकि गरीबी जो यहाँ शुरुआती गरीबी ही पहले से ऑलरेडी कम थी, इस कारण से महाराष्ट्र में गरीबी का परसेंटेज कम हुआ है, मतलब थोड़ा कम देखने को मिला है और सब राज्य के मामले से, क्योंकि और सब राज्य ज्यादा गरीब थे, महाराष्ट्र कम गरीब था, इसी कारण से। अगर बात करें स्वदेशी 4G सेवा की, तो स्वदेशी इंडिजिनस 4G सर्विस की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया 27 सितंबर 2025 को पीएम मोदी के द्वारा। और ये जो स्वदेशी 4G सेवा है ये पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से भारतीय तकनीक पर काम करेगा, जिसके पार्टनर्स हैं टीसीएस, तेजस नेटवर्क्स और सी डॉट। अगर बात करें बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल की स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी, लेकिन ये काम करना स्टार्ट किया 1 अक्टूबर 2000 से ये काम करना स्टार्ट किया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और स्वदेशी 4G सेवा बीएसएनएल के माध्यम से 27 सितंबर 2025 को पीएम मोदी के द्वारा पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित ये लॉन्च किया गया है। अगर बात करें 4G की, तो 4G सबसे पहले 2009 में फर्स्ट टाइम स्वीडन में लॉन्च किया गया था। और भारत में कब 4G लॉन्च किया गया, तो भारत में 2016 में। अगला जो न्यूज है वो सेवा तीर्थ और लोक भवन, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये रहा है, क्यों न्यूज में रहा है, तो इसको देखते हैं।
दिसंबर 2025 में अमित शाह के द्वारा एक घोषणा करी गई कि ये जो सेंट्रल विस्टा, आपने जो देखा होगा नए संसद में, सेंट्रल विस्टा में नया पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम अमित शाह के द्वारा घोषणा करी गई दिसंबर 2025 में कि सेंट्रल विस्टा में स्थित नए पीएमओ का नया नाम क्या होगा, सेवा तीर्थ। यानी कि सेवा तीर्थ जो पीएमओ है यह सत्ता नहीं बल्कि सेवा का केंद्र होगा, सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। और लोक भवन क्या है, तो देश के सभी राजभवनों का नाम अब लोक भवन का कहा जाएगा। मतलब देश के सभी राजभवन, जो राज्यपाल जहां पर रहते थे वो राजभवन कहलाता था, अब वो लोक भवन कहलाएगा। और इसका उद्देश्य होगा कि नागरिक सेवा को प्राथमिकता दिया जाना। तो ये सेवा तीर्थ और लोक भवन अब भूलिएगा नहीं, दिसंबर 2025 में अमित शाह के द्वारा घोषणा करा गया सेंट्रल विस्टा में स्थित नए पीएमओ का नया नाम सेवा तीर्थ होगा और लोक भवन देश के सभी राजभवनों का नया नाम होगा। अब जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक्स एक रिपोर्ट है जिसमें कि एक संस्था IIMAD तिरुवनंतपुरम की है और PFI यानी कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया गया, जिसमें इसने कहा 2025 से लेकर 2051 तक एक इसने रिपोर्ट तैयार करके दिया कि 2025 से 2051 तक केरल सबसे बुजुर्ग राज्य में शामिल रहेगा और बिहार सबसे युवा राज्य यानी कि यंगेस्ट राज्य में शामिल रहेगा। IIMD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन डेवलपमेंट। तो ये बात याद रखेगा, IIMAD तिरुवनंतपुरम और PFI के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करके दिया गया कि 2025 से 2051 तक केरल सबसे बुजुर्ग राज्य और बिहार सबसे युवा राज्य में बना रहेगा। संचार साथी ऐप या फिर पोर्टल, देखिए इसको लॉन्च तो 2023 में किया गया, लेकिन अभी ये न्यूज में क्यों रहा है ये बात आप देखिए। संचार साथी ऐप पोर्टल, मार्च सरकार ने नए फोन्स में इस ऐप को प्री इंस्टॉल करने का ऑर्डर वापस ले लिया। सरकार ने नए फोन्स में जो नए जो भी फोन्स बनके तो इसको प्री इंस्टॉल करके दिया जाता था, ये ऑर्डर दिया गया कि जो भी नए फोन्स आएंगे उसमें संचार साथी ऐप को पहले से डाउनलोड करके प्री इंस्टॉल करके दे दिया जाए, लेकिन इस ऑर्डर को बाद में वापस ले लिया गया था। इसका रीजन ये था कि लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए, कहा कि ये हमारे प्राइवेसी, ये हमारे निजता, डेटा की सिक्योरिटी को लेकर के का हनन है। तो इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने ये निर्देश, ये डायरेक्शन जो है वापस ले लिया कि पहले से प्री इंस्टॉल नहीं रहेगा फोन में। कौन सा, तो ये संचार साथी ऐप, ये संचार साथी ऐप 2023 में लॉन्च हुआ था। अच्छा, इसका यूज, संचार साथी ऐप का यूज किस लिए है, तो इसका यूज फ्रॉड कॉल्स, स्पैम कॉल्स, मोबाइल थेफ्ट रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। अगला देखिए, बायो रिमेडिएशन। अब ये बायो रिमेडिएशन क्या है और क्यों यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो देखिए बायो रिमेडिएशन जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, नदियों की सफाई का एक इको फ्रेंडली तरीका है। प्रदूषण को साफ करने का बायोलॉजिकल मेथड बायो रिमेडिएशन। अभी हाल ही में न्यूज में रहा था, चर्चा में रहा था, तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बायो रिमेडिएशन में होता क्या है कि जो जहरीले तत्व होते हैं, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, उसको हार्मलेस यानी कि जो हानि ना पहुंचाए ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब माइक्रोब्स, इन सब सूक्ष्म जीवों का यूज करके जहरीले तत्वों को, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना ही बायो रिमेडिएशन है। अगला न्यूज है, असम में 6 समुदायों को एसटी का दर्जा दिया जाना, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाना। असम में 6 समुदाय, 6 कम्युनिटीज को एसटी का दर्जा दिए जाने की मंजूरी असम कैबिनेट के द्वारा दे दी गई। लेकिन अगर केंद्र के द्वारा यह मंजूरी दे दी जाती है तो असम एक नया ट्राइबल स्टेट बन जाएगा। अगर बात करें असम कैबिनेट के द्वारा ये जो 6 समुदाय हैं जिसे कि एसटी का दर्जा दिया गया, तो ये कौन कौन से 6 समुदाय हैं पूछे जा सकते हैं। ताई अहोम, चूटिया, मोरन, मोटोक, कोच राजवंशी और टी ट्राइब्स जिसे कि चाय समुदाय, चाय बगान समुदाय भी या आदिवासी भी, चाय आदिवासी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये 6 समुदायों को असम कैबिनेट के द्वारा
एसटी का दर्जा दिए जाने की मंजूरी दे दी गई। अगला देखिए, राष्ट्रीय ध्वज रिसाइकल सेंटर, जिसे अटल रिसाइकल सेंटर में ये चीज किया जाएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज रिसाइकल सेंटर कहां बनाया गया? तो ये देखिए आईआईटी दिल्ली के पानीपत हरियाणा में अटल रिसाइकल सेंटर, आईआईटी दिल्ली का ही ये अटल रिसाइकल सेंटर है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग रिसाइकल सेंटर बनेगा। और इसका कब ये उद्घाटन हुआ? तो नवंबर 2025 में। इसमें होगा क्या? पुराने या फटे पॉलिस्टर फ्लैग्स को साइंटिफिक मेथड से रिसाइकल करना, जिससे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बना रहेगा। तो ये आईआईटी दिल्ली का अटल रिसाइकल सेंटर पानीपत में ये इसको इनॉग्रेट किया गया है नवंबर 2025 में, और इसको हमने देखा। अगला देखिए, लद्दाख को एक अलग पूर्ण राज्य को बनाने का डिमांड चल रहा था। आप इसके बारे में देखे होंगे, ये क्या इशू है? तो देखिए 2019 में यूटी यूनियन टेरिटोरीज बनाने के बाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बनने के बाद जो यहां पर ऐसी मांगे उठने लगी, ऐसे डिमांड उठने लगा कि जो लद्दाख की स्वायत्तता, सोवरेनिटी, इसका फ्रीडम जो है, इसमें कमी आई है। इसके बाद लद्दाख का अलग राज्य बनाने की मांग लगातार उठने लगी, जिसमें कि एक नाम जो आपने सुना होगा, सोनम वांगचुक, जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, और इनके द्वारा लद्दाख के राज्य की मांग का लीडरशिप किया गया, अगुवाई करी गई, जिसमें कि 4 डिमांड क्या क्या रखे गए कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। वहीं पर राज्य संविधान के 6ठे सूची में 6th शेड्यूल में लद्दाख को शामिल किया जाए, जिससे कि यहाँ के ट्राइबल को प्रोटेक्शन मिलेगा, ट्राइबल का डेवलपमेंट, ट्राइबल के वेलफेयर को लेकर के काम किया जाएगा। वहीं पर लद्दाख के लेह और कारगिल लोकसभा सीट को अलग अलग बनाया जाए, और एम्प्लॉयमेंट में, नौकरी में लोकल रिजर्वेशन यानी कि स्थानीय आरक्षण की बात यहां पर डिमांड करी गई। तो ये बात याद रखिएगा। अगला देखिए, असम में अवैध अप्रवासियों के निष्कासन को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक्सपल्सन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के अभी एक हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था कि देखिए असम सरकार ने अवैध अप्रवासी को निकालने के लिए एक गाइडलाइन जारी इन्होंने किया था, जिसमें कि एक प्रोसीजर, मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी को इसमें मंजूरी दे दी गई, जिसमें कि अप्रवासी अधिनियम 1950, एक इमिग्रेंट्स एक्ट 1950 जो कि केवल असम पर लागू होता है, ये वाला एक्ट, इस एक्ट का, और इस एक्ट 1950 में ये अधिनियम बनाया गया था, इसका यूज नहीं किया गया था, लेकिन फिर से असम की गवर्नमेंट ने इस एक्ट को खोला और इस एक्ट के एग्जीक्यूट करने के लिए, इस एक्ट को कार्यान्वित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, इसमें इसने एक मंजूरी दी है। इस एसओपी का क्या काम है कि अवैध अप्रवासियों को की पहचान करना, और उसमें इसका महत्व यह है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठ हैं, जो इनफिल्ट्रेट हैं बांग्लादेशी, उनको यहां से भगाना, अवैध शरणार्थियों को, अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर बात करें इस एसओपी का क्या प्रोसेस होगा, तो सबसे पहले दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन होगा, सबके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, उस डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, और जैसे ही पता चलेगा कि अवैध रूप से यहां रह रहा है तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा, उसको निर्वासित किया जाएगा, मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स का अनुपालन करते हुए। तो ये बात है, ये याद रखिएगा, असम गवर्नमेंट ने अवैध प्रवासियों और अप्रवासियों को निकालने के लिए अप्रवासी अधिनियम 1950 को कार्यान्वित करने के लिए एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की मंजूरी दी, मानक संचालन प्रक्रिया, जिसमें कि पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को, सबको जो है गाइडलाइन दिया गया कि इस प्रकार से प्रोसेस किया जाए और उसे निकालने का काम किया जाए। अगला जीएसटी 2.0, देखिए ये जीएसटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो जीएसटी में एक अभी आपने रिफॉर्म सुना होगा, जीएसटी में सुधार किया गया, जीएसटी स्लैब्स में चेंजेस किए गए हैं, जीएसटी के अलग अलग जो कैटेगरीज थे, उसके जो स्लैब्स थे, मुख्य स्लैब, उसमें चेंजेस किया गया है, तो इसको आपने जाना होगा। तो जीएसटी के स्लैब में जो चेंज हुआ जीएसटी 2.0, ये 22 सितंबर 2025 को किया गया। अब न्यू टैक्स स्ट्रक्चर क्या है? पहले क्या था? 5%, 18%, 28%, अब क्या है? 5% और 18% मात्र। नई कर जो संरचना है वो 5%, 18% है। लेकिन एक लग्जरी टैक्स यानी कि विलासिता की, भोग विलासिता के वस्तुओं पर टैक्स एज इट इज 40% रहेगा, बहुत हाई टैक्स रहेगा, जैसे तंबाकू, पान मसाला, इन सब पर 40% का टैक्स। अच्छा, इसमें जो मेजर जो टैक्स, प्रमुख कटौती हुई जो टैक्स में,
तो 0% टैक्स लगेगा किस पर? बीमा यानी कि इंश्योरेंस पर। और किस टाइप के इंश्योरेंस पर? तो लाइफ जीवन बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस पर 0% का टैक्स लगेगा। वहीं पर कैंसर की दवाओं पर 0% का टैक्स लगेगा। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क पर 0% का टैक्स लगेगा। पनीर, इंडियन ब्रेड, इन सब पर 0% का टैक्स लगेगा। वहीं पर 18% मतलब 28% से 18% पर रिड्यूस किया गया किन किन चीजों को? तो छोटे कार्स को, टीवी, एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, इन सब का जो टैक्स घटा करके 18% कर दिया गया। वहीं पर 18% से 5% किया गया ट्रैक्टर्स, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तशिल्प, लेदर, मार्बल, इन सब पर 5% का टैक्स जो है रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब अब 5% इसमें लगेगा। एक जीएसटी एक्ट आपने सुना होगा, जीएसटी 80 यानी कि वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण। ये दिसंबर 2025 तक ये अधिकरण, ये संस्था चालू हो जाएगा, जिसमें कि जीएसटी को लेकर के जो विवाद होंगे, जो डिस्प्यूट होंगे, उसको आसानी से रिजॉल्व करने के लिए, उसको विवाद का समाधान करने के लिए ये संस्था, ये अधिकरण बनाया गया है, जिसको कि दिसंबर 2025 तक चालू हो गया। चलिए, अगर बात करिए जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ, इसके क्या प्रभाव होंगे? तो इससे क्या होगा कि जीएसटी के स्लैब्स में जो चेंजेज हुए, जीएसटी में जो कमी आई, तो इससे क्या होगा कि जो डिमांड से प्रोडक्ट्स के डोमेस्टिक डिमांड वो क्या होगा? बढ़ेगा। अब टैक्स कम होगा तो डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, और सप्लाई बढ़ाना होगा तो प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आपको पता है क्या होगा? तो इन सब के कारण ये घरेलू मांग का बढ़ेगा। एमएसएमई जो लघु उद्योग है उसको लाभ होगा, क्योंकि छोटे मोटे लघु उद्योगों को लाभ होगा, क्योंकि टैक्स रेट, टैक्स स्लैब जो है घटा दिया गया है, तो उससे उसको लाभ होगा। महंगाई कम हो जाएगा, टैक्स घटेगा तो। व्यापक कर आधार, जो करों का आधार है वो चेंजेज होगा। विनिर्माण को समर्थन मिलेगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा। टैक्स घटेगा तो लोग प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब क्या होगा? ज्यादा होगा। सामाजिक सुरक्षा, लोग सोशल सिक्योरिटी सिक्योर फील करेंगे। उपभोग और उत्पादन क्षमता, मतलब अगर टैक्स कम होगा तो लोग कंज्यूम भी तो ज्यादा करेंगे, और जब कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगा। तो ये इसका प्रभाव हुआ जीएसटी 2.0 पर। अब देखिए, ये कोच राजबोंगसी समुदाय क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि असम सरकार ने, असम कैबिनेट ने अपने राज्य के 6 समुदायों को एसटी का दर्जा दिया, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया, जिसमें कि कोच राजबोंगसी समुदाय भी आपने देखा होगा। उन 6 समुदायों में कोच राजबोंगसी समुदाय की जो भाषा है वो कोच और राजबोंगसी है। ये जो समुदाय है मुख्यतः असम में है, उसके अलावा मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार में भी कुछ कुछ है, लेकिन मुख्यतः असम में है। अगर बात करें कोच राजबोंगसी समुदाय का जो जड़ जुड़ा हुआ है वो कहां से? कामतपुर साम्राज्य, जो असम के 650 से 1494 ईस्वी से, तो कामतपुर साम्राज्य असम की, उससे जुड़ा हुआ है कोच राजबोंगसी समुदाय। इसकी मांग क्या है कि इसे एसटी का दर्जा दिया जाए और कामतपुर को अलग राज्य का निर्माण किया जाए, कामतपुर को अलग राज्य बनाया जाए। जो इसके लिए जो विरोध प्रदर्शन हुए AKRSU के द्वारा, ऑल कोच राजबोंगसी स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा। इसके राजनीतिक प्रभाव क्या है कोच राजबोंगसी समुदाय के? तो असम के 126 विधानसभा सीटों में 25 विधानसभा सीटों पर कोच राजबोंगसी समुदाय का प्रभाव है। अगला देखिए, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक डेली पार्सल ट्रेन सेवा शुरू की गई है। कश्मीर दिल्ली दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा, इसमें क्या है? तो सितंबर 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा एक घोषणा करी गई कि कश्मीर से दिल्ली डेली पार्सल ट्रेन सेवा चलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत 12 सितंबर 2025 से हो गई। ये कहां से कहां चलेगी? तो कश्मीर घाटी के बड़गाम से दिल्ली के आदर्श नगर तक डेली ये पार्सल ट्रेन चलेगा, और इसकी पहली खेप में 23 मीट्रिक टन सेब कश्मीर घाटी से दिल्ली भेजा गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो कश्मीर के जो किसान या कारीगर हैं उसको, उसका आर्थिक सशक्तिकरण, उसके इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए सेब हस्तशिल्प, आपको पता है कश्मीर का सेब और वहां के हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स जो है देश भर के बाजार तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। अगला देखिए, पूर्ण साक्षर राज्य। देखिए, अगर बात करें पूर्ण साक्षर राज्य की तो त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा के बाद चौथा स्टेट बना हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा के बाद चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा पहला पहाड़ी राज्य है जहां छात्र शिक्षक अनुपात में ये पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश भारत का
पहला पहाड़ी राज्य है पहला पहाड़ी राज्य है छात्र शिक्षक अनुपात में 100% का। साक्षरता दर की अगर बात करें, लिटरेसी रेट की, तो हिमाचल प्रदेश का 99.30% तक पहुंच गया है 22 जून 2024 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 22 जून 2024 को लद्दाख पहला यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, जिसे फुल लिटरेट यानी कि पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित किया गया था। अगला देखिए, कुकी-जो शांति समझौता। कुकी-जो शांति समझौता, देखिए ये जो कुकी-जो शांति समझौता है, ये सितंबर 2025 पर इसमें हस्ताक्षर हुए और इस शांति समझौता कराने में केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी-जो विद्रोही समूह जो थे वो शामिल थे। अब इस समझौता का नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन निलंबन, यानी कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। ये 1 साल तक प्रभावी रहेगा समझौता। राज्य में ये समझौता इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे राज्य में शांति, जातीय सद्भाव जो है वो बहाल होंगी, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी डेवलपमेंट होगा, विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। आपको पता है कि मई 2023 में पूरे देश में आपने मैती समुदाय और कुकी जनजाति मणिपुर का भयावह जो उन लोगों के बीच एक हिंसा जो है सुनी होगी। उन लोगों के बीच जो एक जातीय हिंसा है वो लगातार मई 2023 से जारी है। बहुत लोगों की इसमें मौत हुई, लेकिन अगर बात करें सरकारी डेटा की तो 200 से भी ज्यादा मौतें हुई और बहुत सारे लोग वहां से डिस्प्लेस कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो ये सबको रोकने के लिए कुकी-जो शांति समझौता 2 सितंबर 2025 में इस पर हस्ताक्षर होता है। अगला देखिए, भारत की पहली एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित आंगनबाड़ी कौन बना? तो भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी नागपुर के बड़मना गांव में जो है ये संचालित हुआ है। भारत की पहली एआई संचालित कहां पर? तो बड़मना गांव नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है। इसका उद्घाटन कब हुआ? 27 जुलाई 2025 को। इस अभियान के तहत तो मिशन बाल भरारी के अंतर्गत ये एआई संचालित आंगनबाड़ी का उद्घाटन होता है 27 जुलाई 2025 को। इस आंगनबाड़ी में क्या क्या सुविधाएं हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट बोर्ड है, वीआर हेडसेट है, टैबलेट्स हैं, इन सब जो है हाई क्वालिटी सुविधाओं से लैस ये आंगनबाड़ी, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी डिजिटल अंतर को खत्म करना। मतलब गांव में लोग ऐसा ना सोचे कि हम गांव में हैं तो पढ़ाई नहीं कर सकते अच्छे से, हमारा शहर जाएंगे तो हमें ये सब सुविधाएं मुहैया होंगी, ऐसा नहीं। तो गांव और शहर के डिजिटल डिवाइड को, डिजिटल अंतर को खत्म करने के लिए ये इनिशिएशन हुआ है। इसका उद्घाटन 27 जुलाई 2025 को नागपुर के बड़मना गांव में हुआ। तो भारत की पहली एआई संचालित आंगनबाड़ी बना। अब देखिए, जनगणना 2027 का जो बात हो रहा है, जनगणना कब होगा? सेंसस 2027 में। तो शहरी क्षेत्र की क्या परिभाषा इसमें रहेगी? तो इसके जो नियम हैं जनगणना 2027 की, तो 2027 की जनगणना के लिए सारे नियम 2011 के ही मान्य होंगे। शहरी क्षेत्र के 3 मुख्य मानदंड अभी इसमें क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं कि देखिए, जनसंख्या 5000 से अधिक होने चाहिए, जनसंख्या घनत्व होना चाहिए 400 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर से अधिक, और शहरी क्षेत्र वही होंगे जिसमें 75% कामकाजी जो पुरुष हैं वो 75% से ज्यादा या कम से कम 75% जो है गैर कृषि कार्य यानी नॉन एग्रीकल्चर कार्य में शामिल हो, तभी वहां पर हम शहरी क्षेत्र के 3 मुख्य मानदंड ये जनगणना 2027 को लेकर के बात उठी है। अब बात करते हैं SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह जो चलती है, उसमें महिलाओं को पहचान पत्र दिए जाएंगे, आईडी कार्ड्स दिए जाएंगे, और SHG महिलाओं को पहचान पत्र आईडी कार्ड देने वाला पहला स्टेट बना तमिलनाडु। इसका शुभारंभ या लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो तमिलनाडु के सीएम मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सलेम जिले से इसका स्टार्ट किया गया है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अब आईडी कार्ड्स दिए जाएंगे और उनको उनके मानदेय में ये सब में बढ़ोतरी करी जाएगी, उनके श्रमिक वो सब में बढ़ोतरी किया जाएगा। और इस अवसर पर ये जो शुभारंभ हुआ है उदयनिधि स्टालिन के द्वारा, इस अवसर पर SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 3500 करोड़ रुपए का ऋण वितरण भी उस दिन किया गया उदयनिधि स्टालिन के द्वारा। अगला देखिए, भारत को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया था। अगस्त 2025 तक ये अध्यक्ष बने रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, महासम्मेलन हुआ था, 23वां महासम्मेलन AIBD का हुआ था थाईलैंड के फुकेत में, और वहां पर भारत को AIBD का अध्यक्ष चुनाया गया था, जो कि अगस्त 2025 तक अध्यक्ष रहा। ये बात याद रख लीजिएगा। भारत का पहला स्मार्ट बुद्धिमान गांव कौन सा बना? तो महाराष्ट्र के नागपुर का सतनावरी गांव।
इसका उद्देश्य क्या है कि उन्नत तकनीकों के माध्यम से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन में सुधार करना। और भारत का पहला स्मार्ट बुद्धिमान गांव, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एआई संचालित आंगनबाड़ी, उसी प्रकार से ये स्मार्ट बुद्धिमान एआई बेस्ड होगा, जिसमें कि इस स्मार्ट बुद्धिमान गांव बनाने में, स्मार्ट इंटेलिजेंस गांव बनाने में किसका सहयोग रहा? तो राज्य सरकार का तो रहा ही रहा, उसके अलावा वॉइस ऑफ इंडिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेस का भी रहा है, याद रखिएगा। तो भारत का पहला स्मार्ट बुद्धिमान गांव कौन सा है? तो महाराष्ट्र का सतनावरी गांव। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना केरल। अच्छा, ये जो केरल भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य बना, इसमें 99% से अधिक डिजिटल लिटरेसी है, जिसकी घोषणा पिनाराई विजयन, जो कि केरला के सीएम हैं, इसने डिजी केरल परियोजना के तहत इस बात की घोषणा करी कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल है। और ये पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल, इसको घोषित करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स को ध्यान में रखा गया? तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, ई सर्विसेज का उपयोग को देखा गया, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन भुगतान कितना किया जा रहा है, इंटरनेट का किस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल को घोषित किया गया। अगर बात करें 99% से अधिक डिजिटल लिटरेसी जो है केरला में है, लेकिन अगर नेशनल लेवल पर बात करें कि जो डिजिटल लिटरेसी अभी भी भारत में कितना है, तो 38% का है, याद रखिएगा। अब ये क्या है भाई? मल्टीपल एंट्री एग्जिट योजना। तो ये जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट योजना है, ये डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एनईपी 2020 के तहत इसको घोषित किया गया है। एक योजना लाया गया है डीयू के द्वारा, मल्टीपल एंट्री एग्जिट योजना। इसमें क्या नियम है? तो 1 साल के लिए अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 साल के लिए डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल के लिए अगर कर रहे हो तो आपको डिग्री मतलब स्नातक को किया जाएगा, और अगर 4 साल के लिए हो तो आपको ऑनर्स या रिसर्च के साथ डिग्री दिया जाएगा। भारत में स्टारलिंक, तो देखिए इसके पहले हमने स्टारलिंक के बारे में बात करा कि एलन मस्क की एक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस है, जिसको कि हमने देखा था कि महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बना जो कि इसका उपयोग करने वाला, उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वाला। लेकिन भारत में स्टारलिंक आया है तो भारत में सेवा देने के लिए इसको लाइसेंस मिल गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कॉन्क्लेव जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, इसमें घोषणा करी कि भारत में स्टारलिंक, जो कि एलन मस्क की कंपनी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा देगा, उसको लाइसेंस दे दिया गया है। तो ये अब इंटरनेट सेवा देंगी और बहुत फास्ट होगा, याद रखिएगा। यूपीएससी का शताब्दी वर्ष मनाया गया, सेंटेनरी ईयर मनाया गया 2025-26 को। यूपीएससी के 100 साल पूरे होने के रूप में इसे सेलिब्रेट किया गया। 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025-26 तक इसको मनाया जाएगा। और इस शताब्दी वर्ष मनाने का जो उद्देश्य है, वो आने वाले वर्ष में किस प्रकार से यूपीएससी में सुधार, रिफॉर्म्स, किस प्रकार से इनोवेशन करा जाएगा, तो ये सब पर चर्चा होगी, इस सब पर बात होगा। अगर बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी या फिर लोक सेवा आयोग की, तो ली आयोग के द्वारा 1924 के रिकमेंडेशन पर इस लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई थी। और 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना होता है। और इसका वर्तमान स्वरूप जो आप देख रहे हो, ये 26 जनवरी 1950 को आर्टिकल 315 के माध्यम में, अनुच्छेद 315 में जो है इसको डाला गया यूपीएससी को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को। अब देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना ज्यादा आप हो सके कमेंट कीजिएगा कि ये पूरा का पूरा परीक्षा मंथन लक्ष्य 1 सीरीज, जो कि 4 एडिशन आता है इसका, लक्ष्य 1, 2, 3, 4। तो अगर आप परीक्षा मंथन पूरे अच्छे से करके जाते हो किसी भी एग्जामिनेशन से पहले, तो आपको करंट अफेयर्स के अलग सोर्स नहीं ढूंढने पड़ते। तो इसका कंपाइलेशन आप लोगों को हम पूरा का पूरा करवाएंगे। ये हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य चल रहा है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों करवाएंगे। तो राष्ट्रीय परिदृश्य का ये पार्ट 1 है, और एक और पार्ट आएगा जिसमें राष्ट्रीय हो जाएगा, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। तो 4-3 ये त्रैमासिक होता है, 3-3 महीनों पर परीक्षा मंथन आता है। तो ये पूरा कंप्लीट होगा, और हम आपके सामने पूरे क्लासेस को लेकर के जो है आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि हम उसमें लगे हुए हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। चलो, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। और अब आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। हाँ, हम आपके सामने तभी आ पाएंगे जब पूरी तरह से स्टूडियो सेटअप हो जाएगा। और ये कब होगा? तो बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम लगे हुए हैं। चलिए अगर आगे देखते हैं, पहला निजी यानी कि प्राइवेट भारी जल हैवी वाटर
परीक्षण सुविधा जो है ये कहां पर स्टार्ट हुआ? तो ये पहली निजी भारी जल परीक्षण सुविधा जो है इसके संचालक कौन? तो टेमा इंडिया के द्वारा। स्थान कहां पर? तो पालघर, महाराष्ट्र के पालघर जिले में ये पहला निजी भारी जल परीक्षण सुविधा स्टार्ट किया गया 25 जुलाई 2025 को। 25 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र के पालघर में टेमा इंडिया के द्वारा पहला निजी भारी जल परीक्षण सुविधा स्टार्ट किया गया। और किस टेक्नोलॉजी पर ये जो इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज करी जाएगी वो कहां से मिला है इसको? तो बार्क से, याद रखिएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इसको टेक्नोलॉजी मिला है भारी जल परीक्षण सुविधा का ये प्लांट बैठाने के लिए। देखिए भारी जल जिसे कि हम D2O के नाम से जानते हैं, D2O उपकरणों का ये परीक्षण करेगा ये प्लांट, ये यूनिट। अगर बात करें भारत में भारी जल का उत्पादन कौन करता है? तो हैवी वाटर बोर्ड यानी कि भारी जल बोर्ड के द्वारा इसका उत्पादन होता है। और ये जो भारी जल बोर्ड है ये किसके तहत कार्य करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत ये कार्य करता है। अगर बात करें भारत का पहला हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज कहां पर खुलने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला हिंदी माध्यम से संचालित होने वाला मेडिकल कॉलेज MBBS कॉलेज जो है वो खुलने जा रहा है। और हर एक चीज वहां पर हिंदी माध्यम से ही होगा और इसका जो सत्र स्टार्ट होगा वो 2027-28 से स्टार्ट होगा, ये बात याद रखिएगा। अगला है दूरसंचार नीति टेलीकॉम पॉलिसी, जो कि दूरसंचार नीति 2025 जो कि जारी हुआ 24 जुलाई 2025 को। और इस दूरसंचार नीति का उद्देश्य है 2025 का कि 10 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएं। 2030 तक इसका उद्देश्य 2030 तक 90% आबादी को, भारत के 90% आबादी को 5G और 100% आबादी को 4G मुहैया कराना। तो ये बात याद रखिएगा। और इस नीति के तहत 10 लाख नए रोजगार जो है सृजित किए जाएंगे। 24 जुलाई 2025 को दूरसंचार नीति टेलीकॉम पॉलिसी 2025 जारी किया गया। और इससे क्या होगा? घरेलू विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में 150% की वृद्धि करी जाए इसके लिए। तो ये बात याद रखिएगा। अगला देखिए ग्रामीण परिवारों तक पाइप का पेयजल। तो आपको बता दें कि देश के 80% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक इसका पहुंच चला गया है। देखिए 2019 में 16.7% ग्रामीण परिवारों को जो है पाइप से पेयजल मिल रहा था, लेकिन अब 80.94% लोगों ग्रामीण परिवारों तक पाइप का पेयजल पहुंच चुका है, ये बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, बिहार में बात करें तो 95.7% कवरेज हासिल हो चुका है ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पेयजल पहुंचाने का। यह बात याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ADO दारोगा जैसे एग्जाम को टारगेट किए हैं। 100% पाइप से पेयजल पहुंचाने वाले राज्य कौन कौन से बन गए? तो गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना, याद रखिएगा। अब देखिए राष्ट्रीय सहकारी समिति 2025 जिसका टारगेट अगले 20 वर्षों तक इसने सेट रखा है 2025 से 45। ये राष्ट्रीय सहकारी समिति के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025, जिसका शुभारंभ, जिसको लॉन्च किया गया अमित शाह जी के द्वारा 24 जुलाई 2025 को। और इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी, एक मसौदा समिति तैयार किया गया। 48 सदस्यों, 48 मेंबर्स का एक सहकारी समिति का एक टीम मेंबर तैयार किया गया, जिसके अध्यक्ष सुरेश प्रभु को बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर गांव में कम से कम एक सहकारी संस्था बने और कम से कम 2026 तक 2 लाख PACS का गठन हो जाए और राज्यों को अपनी नीति 31 जनवरी 2026 तक बना करके देनी होगी, ये बात भी इसमें कहा गया है। अगला देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। अब ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के लिए पुरस्कार वितरण समारोह नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आयोजित करी गई, मतलब वो दिया गया पुरस्कार। अगला देखिए शीर्ष शहर, इसमें जो टॉप के शहर, जो प्रीमियम टाउन जो इसमें का जो प्राइज मिला वो इंदौर, सूरत, नवी मुंबई को मिला है। नए स्वच्छ शहर जो टॉप टियर में शामिल हुए वो अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ है। इस स्वच्छ सर्वेक्षण का सिद्धांत क्या है कि एक शहर एक पुरस्कार के सिद्धांत के तहत ये दिया गया। अब इसमें एक नई पहल, एक नया इनिशिएटिव लाया गया, स्वच्छ शहर साझेदारी, जो कि मनोहर लाल के द्वारा स्टार्ट किया गया। याद रखिएगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में अगर पूछा जाए स्वच्छ शहर साझेदारी जो पहल स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, तो मनोहर लाल के द्वारा। महत्वपूर्ण विजेता अगर बोले तो सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर जो का अवार्ड जो मिला वो प्रयागराज को, सर्वश्रेष्ठ छावनी का अवार्ड मिला सिकंदराबाद को, सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो मिला वो विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर को। अगला देखिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना जल विवाद क्या है।
तो आपको पता होगा 2014 से दोनों राज्यों के बीच ये जल विवाद चल रहा है, लेकिन अभी न्यूज में क्यों है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर बात करें ये तो बताएंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के जल को लेकर के लगातार से डिस्प्यूट चल रहे हैं, और इसके लिए जो विवादित बिंदु है इन सब पर एक समझौता हुआ है। अभी हाल ही में दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, केंद्र सरकार की मध्यस्थता में, केंद्र सरकार के जो केंद्रीय जल मंत्रालय है उसके मध्यस्थता में, उसके मीडिएशन में दोनों राज्यों ने एक सहमति जताई, एक समझौता हुआ है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें श्रीशैलम नागार्जुन सागर बांध के पानी के बंटवारे और बिजली को लेकर के दोनों के बीच असहमति लगातार बनी हुई है। वहीं पर पोथिरेड्डीपाडु रेगुलेटर जो है, जिसमें कि तेलंगाना का आरोप है कि आंध्र प्रदेश अधिक पानी ले रहा है यहां से। पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश की सिंचाई व बिजली परियोजना है, तो इन सब को लेकर के विवाद है। और 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक जो कि नई दिल्ली में हुआ, दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ है इस जल विवाद को लेकर के, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रख लीजिएगा। अब देखिए, ये तो हमने पार्ट 1 देखा है किसका। अब ये आपको 1 घंटे में भी, 1 घंटे से भी कम समय में हमने ये करा दिया, लेकिन इसको कंपाइल करने में, इसको समराइज करने में हमें कम से कम 6 घंटे 8 घंटे लगे हैं। तो आपको 8 घंटे का मेहनत इतना कम समय में हमने दे दिया। और अब इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य हम परीक्षा मंथन के बुक से देख लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट जितना हो सके, क्योंकि जितना कमेंट आपका आएगा उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम बहुत जल्दी एक नए एनर्जी के साथ आपके सामने हाजिर हो पाएंगे। और ये जो पूरा परीक्षा मंथन का बुक आप लोगों को कंप्लीट करा करके हम देंगे। लेकिन उसके बाद अगर बात करें साइंस, जीएस, ये सब भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। बिहार दरोगा और एडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे जैसे ही हमारा स्टूडियो पूरी तरह से सेटअप हो जाता है, क्योंकि स्टूडियो सेटअप करना मतलब हो तो जाता है तुरंत, लेकिन उसमें लगता है कुछ, तो वो चीज हो रहा है, तो उससे 4 दिन में जल्दी हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हम बहुत जल्द आप लोगों को बता देंगे कि एप्लीकेशन पर क्लासेस स्टार्ट होंगी, और एप्लीकेशन पर जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो बीएसएस सीजीएल वगैरह के लिए सब कुछ हम बताएंगे आपको आकर के। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी हतोत्साहित और परेशान ना हो। हम आपसे ज्यादा परेशान हैं क्लास को स्टार्ट करने के लिए, आपके सामने आने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको अपलोडेड वीडियो अभी मिल रहा है फिलहाल में, और लगातार मिलते रहेगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।